Hello guys, first of all Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss assignment 2 of machine learning for soil and crop management. This is an NPTEL course and I will upload this solution on my YouTube channel. So here is my YouTube channel. Please like and comment on wrong answer and also please subscribe my YouTube channel. Let's discuss the today's topic. Here is the slides for the today's session. First question is, in the above equation of the covariance, if covariance x y equal to 0, then what is the relation between x and y? तो यहाँ पे फॉर्मूला कोवेरियंस का दे रखा है. कोवेरियंस एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन. तो कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y. इफ द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज जीरो, इट्स मीन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y विच इम्प्लाई दैट दे आर इंडिपेंडेंट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे? x और y इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि कोवेरियंस इसका x और y का जीरो है. इसका ऑप्शन सी हो जाएगा. यहाँ पे समझते हैं अगर कोवेरियंस ग्रेटर देन जीरो हुआ और लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा? अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स और वाई आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और कोवेरियंस अगर लेस देन जीरो होगा एक्स और वाई का तो एक्स एंड वाई आर इनवर्सली कोरिलेटेड. तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि जीरो होगा कोवेरियंस एक्स वाई, तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो गया एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. आंसर हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर? यहाँ पे ऊपर हमने सोचा था कोवेरियंस क्या होता है और नीचे से कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन टू होता है आर, और आर रेंज बिटवीन -1 to 1. अगर हमारा आर के वैल्यू क्लोजर टू -1 होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, और क्लोजर टू 1 होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप. यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं आर इक्वल टू -1 है तो एक्स और वाई का वैल्यू कोरिलेटिवली नेगेटिव है, और अगर आर इक्वल टू 0 है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो जाएगा. तो पहला ऑप्शन समझते हैं. आर वैल्यू ऑफ आर रेंज बिटवीन 0 एंड 1, ये रॉन्ग है, फॉल्स है. कहाँ से? -1 to 1 होता है, पहला फॉल्स हो गया. सेकेंड ऑप्शन समझते हैं. आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स. यहाँ पे समझते हैं आर को रिलेशन के इसे स्लाइड्स में दे रखा है. आर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेबलिंग ऑफ एक्स एंड वाई. आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड आर इज सेंसिटिव टू द आउटलायर. तो यहाँ पे समझते हैं द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ आर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट मेजर्स द लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. इट्स रेंज फ्रॉम -1 to 1. तो पहला ऑप्शन हम रॉन्ग हो जाएगा. उसमें पहला ऑप्शन में पूछ रहा है 0 to 1 है, बट यहाँ पे -1 to 1 होता है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा. -1 इंडिकेट परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, एंड 1 इंडिकेट्स ए परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, एंड 0 इंडिकेट्स नो रिलेशनशिप. सो यहाँ पे ऑप्शन 1 फॉल्स हो जाएगा. एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड एज ए कोवेरियंस ऑफ द टू वेरिएबल्स divided by product of their standard deviation. The standard deviation used to normalize the covariance, making independence of the unit of measurements. यहाँ पे जो हमने सेकंड ऑप्शन दे रखा है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसका आंसर ट्रू है ये. थर्ड ऑप्शन हो गया आर डिपेंड्स ऑन लेबलिंग ऑफ एक्स वाई, ये फॉल्स है. आर इंडिपेंडेंट होता है लेबलिंग ऑफ एक्स वाई के. और यहाँ फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि आर इज नॉट सेंसिटिव टू द आउटलायर, फॉल्स है. आउटलायर के पे सेंसिटिव होता है. आंसर हो गया इसका बी. थर्ड क्वेश्चन समझते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेस्पॉन्स वेरिएबल? रेस्पॉन्स वेरिएबल क्या होता है? रेस्पॉन्स वेरिएबल इज द आउटकम दैट बीइंग मेजर्ड इन द स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स. इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एज इट्स वैल्यू अफेक्ट बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है y इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ x होता है, तो x हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल. तो रिस्पॉन्स वेरिएबल जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा रिस्पॉन्स वेरिएबल चेंज होगा. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पहला ऑप्शन है इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉल्स है. x होता है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, और रिस्पॉन्स वेरिएबल
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है और इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई होता है. इट इज यूज टू एक्सप्लेन और कॉज चेंज इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. और थर्ड ऑप्शन में इट्स मेजर द आउटकम ऑफ द स्टडी. तो ये आंसर ट्रू हो गया अभी समझे थे यहाँ पे. इट्स रिस्पॉन्स वेरिएबल इज द आउटकम्स दैट बीइंग मेजर इन द स्टडी और एक्सपेरिमेंट. और फोर्थ ऑप्शन में इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जोनियस वेरिएबल. भी फॉल्स है. इसका आंसर हो गया सी. फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं. इन स्टैटिस्टिक्स डैश इज ए डेटा पॉइंट दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आउटलायर होता है. आउटलायर कैसे होता है? आउटलायर इज द डेटा पॉइंट दैट लाइज सिग्निफिकेंटली अवे फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट्स. आउटलायर जैसे कोई डेटा सेट यहाँ पे अगर स्कैटर प्लॉट प्लॉट दे रखा है और आउटलायर जो कहीं यहाँ पे अगर प्लॉट कर देते हैं, ये आउटलायर होता है. ये जो डेटा सेट होता है इससे बहुत दूर पे होता है, तो ये आउटलायर काउंट होता है. यही समझते हैं. आउटलायर इज द डेटा पॉइंट दैट लाइज सिग्निफिकेंटली अवे फ्रॉम द अदर ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट. इज इट कैन हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. इससे इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये अगर इसमें हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो इस डेटा को मीन स्क्वायर एरर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ये इफेक्ट करेगा. It can skew the result and affect the validity of the conclusion from conclusion drawn from the data. Outlier can occur due to measurement of error. Outlier कैसे कैसे होता है? Outlier can occur due to measurement error, data entry error due to presence of actual extreme value that is genuine observation. In statistical modeling, outliers are often removed and treated differently in order to avoid the influence on the results. इसका आंसर हो जाएगा आउटलायर. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द गिवन सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑफ SLR सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन y इक्वल टू बीटा वन एक्स आई प्लस बीटा नॉट. एस्टिमेट द इंटरसेप्ट डिनोटेड. इंटरसेप्ट क्या होता है? ये तो b1 हो जाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन होता है. तो यहाँ पे c हो गया इंटरसेप्ट और m हो गया स्लोप. सिमिलरली ऐसे ही समझते हैं b1 x1. b1 हो गया यहाँ पे स्लोप और b नॉट हो गया इंटरसेप्ट. तो इसका आंसर होगा सी. समझते हैं यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में. In the simple linear regression model, equation y equal to bx plus b naught represent the linear relationship between independent variable x and dependent variable y. The estimate of the intercept b naught represent the value of y1 when x naught equal to 0. b naught कब होता है? x naught की वैल्यू जब 0 होगा तो y इक्वल टू b naught हो जाएगा. ये हो गया इंटरसेप्ट. This term is important as it gives the baseline value of the response variable when the independent variable is not present और इक्वल टू जीरो. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अगर x की वैल्यू जीरो हो या फिर प्रेजेंट नहीं है, देन हम डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू जीरो पुट करके. तो बीटा एक्स y इक्वल टू बीटा हो जाएगा यहाँ पे. And beta naught is the expected value of y when x equal to 0. It represents the point at which regression line crosses the y axis. तो y आंसर इसका हो जाएगा b naught. सिक्स्थ क्वेश्चन समझते हैं. Which method of estimating the mean of is to safe to do? तो यहाँ पे समझते हैं मीन कैसे, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या होता है. Estimating the mean of y given x equal to x naught when x naught is in range of the data is called interpolation. It is safe to do. हमें स्लाइड में दे रखा है, अगर हमें मीन कैलकुलेट करना होगा y का अगर x इक्वल टू x नॉट दे रखा है रेंज ऑफ द डेटा सेट, तो इंटरपोलेशन होता है, ये दिस इज सेफ टू डू होता है. तो पहला इंटरपोलेशन तो यहाँ पे सही हो गया. सेकेंड आफ्टर समझते हैं एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है. एक्स्ट्रापोलेशन एस्टिमेटिंग द मीन ऑफ y गिवन y x इक्वल टू x नॉट व्हेन x नॉट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन. दिस इज डेंजरस. यहाँ पे पहले मेंशन करें दिस इज डेंजरस है अगर एक्स्ट्रापोलेशन का केस में, तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो इसका आंसर हो गया ए. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. गाइज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा.
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, एआई बाई आकाश करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं ये स्लाइड टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना जो आप लोग को आंसर गलत लग रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसमें जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेस हैं, मैं सबका सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ बिफोर डेडलाइन, तो इसको आप लोग देख लेना। सेवेंथ क्वेश्चन समझते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो which normal probability distribution plot shows the right skewed behavior? राइट स्क्यूड बिहेवियर कौन कौन सा होता है? राइट स्क्यूड बिहेवियर में जैसे बॉक्स बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइड्स में हमने समझा था कि द हिस्टोग्राम इज द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर शोज सिग्निफिकेंट राइट स्क्यूनेस हैंड and does not follow the normal distribution. The box cost normality plot shows that the maximum value of the correlation coefficient is lambda equal to minus 0.3. The histogram of data after applying box cost transformation with lambda equal to minus 0.3 show data set for which the normality assumption is reasonable. This is verified with the normal probability plot of transformation data. हमें हम इस स्लाइड में देखते हैं कि जैसे ही अगर हम यहाँ पे अगर निकालना हो कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है कौन सा ग्राफ हमें चाहिए, राइट स्क्यूड वाला, तो राइट स्क्यूड में ग्राफ दे रखा था, लीनियरली वेरी कर रहा है, थोड़ा सा लीनियर ग्राफ है, तो आंसर हो गया इसका डी। इसके लिए आप लोग स्लाइड देख लेना, जो आप लोग मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा आंसर इसमें सही लग रहा है। सेवेंथ वाला थोड़ा क्वेश्चन सही लग रहा है, तो आप लोग इसको देख लेना, कमेंट करके बताना अगर आपको इसका आंसर गलत लग रहा हो तो। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टूल टू डील विथ नॉन लिनियरिटी, नॉन नॉर्मेलिटी एंड अनइक्वल एरर वेरिएंस प्रॉब्लम इन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस? तो इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन इज द कॉमन टूल यूज टू डील विथ नॉन लिनियरिटी, नॉन नॉर्मेलिटी एंड अनइक्वल error variance problem in linear regression analysis. The idea behind transformation is to transform the original variable into new set of variables that have improved linearity, normality, and Holmes cardioticity properties. This can help to improve the validity of the result obtained from linear regression analysis by reducing the influence of outlier and non-normal error. The common transformation used to regression analysis include logarithmic, square root, and reciprocal transformation among the other. The appropriate transformation will depend on the nature of data and the specific requirement of the analysis. तो इसका आप लोग स्लाइड पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन समझते हैं। वेरिएंस इन्फ्लेक्शन फैक्टर VIF इज यूज्ड फॉर। VIF किस लिए यूज होता है? डिटेक्शन ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी। डिटेक्शन ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो आंसर हो गया डी। VIF समझते क्या आता है? वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। VIF डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ विच कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोरिलेशन स्ट्रेंथ कंपेयर डिटरमाइन करने के लिए VIF यूज करते हैं। इट इज प्रिडिक्टेड बाय टेकिंग द वेरिएबल एंड रिग्रेसिंग इट अगेंस्ट एवरी अदर वेरिएबल। VIF score is independent variable represent how well the variable is explained by the other independent variable. VIF फॉर्मूला क्या होता है? VIF का 1/1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमें क्या डिटेक्ट करता है? डिटेक्शन ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी। आंसर हो गया इसका डी। स्लाइड आप लोग पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हूँ। Variance inflation factor VIF is used for detecting multicollinearity in multiple regression analysis. Multicollinearity occurs when two or more independent variables are highly correlated, leading to unstable and unreliable estimates of the linear regression
coefficient. The VIF is measure of increase in the variance of estimated regression coefficient due to presence of multicollinearity in the data. And a VIF1 indicates that there is no multicollinearity between the variable, while greater than 1 indicates increasing level of multicollinearity. By calculating the VIF of each independent variable, it is possible to identify highly correlated variable and make decision about which variable is include or exclude from the regression analysis. तो VIF का वैल्यू अगर 1 होता है तो क्या होता है? इंडिकेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देयर इज नो मल्टीकोलरिटी बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर 1 होता है तो इसमें कोई मल्टीकोलरिटी नहीं होता है। ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ मल्टीकोलरिटी by calculating the BIF of each independent variable, it is possible to identify highly correlated variable and make decision about which variable is included or excluded from the regression analysis. The VIF is useful tool for preventing overfitting and improving the validity of the result obtained from the multiple regression analysis. तो इसका आंसर हो गया डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। आंसर हो गया डी। सेकंड को नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BIF shows no correlationship between independent variable and other वेरिएबल। तो अभी हमने जस्ट देखा था, अगर v का वैल्यू अगर VIF का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल। तो इसका आंसर हो गया ए। यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो VIF इक्वल टू 1, नो कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में गाइस क्या होता है? अंडर फिटिंग में अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो जैसे ही हमारा कम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, वेरिएंस हाई वेरिएंस होता है और लो बायस होता है। और ये हो गया ओवर फिटिंग में। और अंडर फिटिंग में क्या होता है? हाई बायस होता है और लो वेरिएंस होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। समझते हैं क्या होता है यहाँ पे अच्छे से डिटेल में। अंडर फिटिंग इज ए फीचर ऑफ द मॉडल वेयर it is unable to accurately capture the underlying relationship between the independent and dependent variable. Its result high bias and low variance। हमें जस्ट देखा था अंडर फिटिंग में हाई बायस एंड लो वेरिएंस होता है। मॉडल विथ हाई बायस हैज लार्ज एरर in the prediction due to over simplification of the model। जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ बढ़ेगा, और कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो वेरिएंस हाई होगा, बायस कम होगा। विच रिजल्ट द मॉडल दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू कैप्चर द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डेटा। जैसे जैसे अगर कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा वैसे वैसे बायस की वैल्यू कम होगा, वेरिएंस की वैल्यू बढ़ते जाएगा। मॉडल इज नॉट एबल टू फिट ट्रेनिंग डेटा वेल एंड लीडिंग टू हाई ट्रेनिंग एरर। तो जैसे ही अगर अंडर फिटिंग होता है तो ट्रेनिंग एरर ज्यादा हो जाएगा। On the other hand, low variance model have a small error in the prediction due to their stability। तो यहाँ पे लो वेरिएंस होता है अंडर फिटिंग में, स्मॉल एरर प्रिडिक्शन ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, एंड देयर आर नो हाईली सेंसिटिव टू ए स्मॉल वेरिएशन इन द ट्रेनिंग डेटा एंड हैव लो variance in the model preparation। In summary, under-fitting model are characterized by high bias and low variance। They perform purely on both the training data and the new unseen data। दोनों पे ट्रेनिंग डेटा और अनसीन डेटा पे वेरी पुअर परफॉर्मेंस होता है अंडर फिटिंग का। टू ओवरकम अंडर फिटिंग मोर कम्प्लेक्स मॉडल विथ मोर वेरिएबल और एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल। अगर अंडर फिटिंग को कम करना होगा तो हमें कम्प्लेक्सिटी मॉडल की कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना होगा। मॉडल की कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू बढ़ेगा और बायस की वैल्यू कम होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। 11th का हो गया बी। 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर के नियरेस्ट नेबर। KNN के ये कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट? तो KNN इज ए फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एस्टिमेट बायस क्लासिफायर। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू लग रहा है, ट्रू होगा।
KNN algorithm is not bias classifier, not a bias. KNN algorithm is non-parametric method to classify and method for classification and regression, while Bayes classifier is probabilistic model based on the Bayes theorem. तो इसका आंसर हो गया ट्रू, ए सिंगल करेक्ट है तो इसका आंसर हो गया 1। 13th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट पर्पस लेसो इज यूज फॉर, लेसो किस लिए यूज होता है गाइस? तो लेसो यूज होता है, लेसो यहाँ पे समझ सकते हैं अवॉइडिंग द ओवरफिटिंग। अगर हमें ओवरफिटिंग को कम करना होगा तो रेगुलराइजेशन यूज करना होगा। रेगुलराइजेशन में क्या क्या होता है? व्हेन नो डेटा नो व्हेन नो आइडिया अबाउट द फीचर इज इम्पोर्टेंस। Regularization implies the penalty to the input parameter with the larger coefficient, which subsequently limits the amount of variance of the model. L1 लेसो होता है, लेसो जो होता है हमें रेगुलराइजेशन के लिए यूज होता है, तो पहला आंसर टेक्निक का ये हो जाएगा। इसको समझते हैं लेसो में क्या क्या होता है। लेसो लीस्ट स्क्वायर श्रिंकेज ऑफ सिलेक्शन ऑपरेटर्स, इट इज ए regularization technique for linear regression. The main idea behind LeSO is to add penalty term to the standard least square error function used for linear regression in order to reduce the magnitude of coefficient of the predictors. Penalty term is typically the sum of absolute value of the coefficient and multiplied by the constant lambda. By adding the penalty term, Lasso shrinks the coefficient of less important prediction towards zero, effectively reduce their contribution of the model to the model. This has effect of both reducing overfitting and performance feature of the selection, since features of the smallest absolute coefficient will effectively to remove from the model. Lasso is particularly useful for situation where the number of predictors is larger and we are looking for reduce the number of features used in the model. It's helped to overcome the issues of overfitting and improve the interpretability of the model for the selecting subset of irrelevant factors. यहाँ पे लेसो समझ लिया अभी क्या होता है। लेसो जो होता है रेगुलराइजेशन यूज होता है, वेट्स जो वैल्यू होता है उसको श्रिंक कर देता है। L1 होता है लैम्डा इक्वल टू इसका मॉड्यूलस ऑफ L2, और रिज्ड रिग्रेशन होता है डब्ल्यू स्क्वायर का मॉड्यूलस हो जाता है रिज्ड रिग्रेशन। यहाँ पे लेस टू श्रिंक द कोफिशिएंट लेस इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर टुवर्ड्स जीरो। जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको जीरो के श्रिंक करके जीरो का इक्वल कर देता है अप्रॉक्सीमेट। 14th क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बैगिंग। बैगिंग क्या होता है गाइस? बैगिंग समझते हैं। बैगिंग स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन एंड असेंबल लर्निंग मेथड यूज्ड टू रिड्यूस ओवरफिटिंग इन ए सिंगल मॉडल बाय एग्रीगेटिंग द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल मॉडल। मल्टीपल मॉडल को एग्रीगेट करके वो यहाँ पे समझ रहे। बैगिंग क्या होता है? मल्टीपल मॉडल को एग्रीगेट करके असेंबल मेथड लर्निंग मेथड के थ्रू ओवरफिटिंग को कम करता है गाइस। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एग्रीगेटिंग दम जैसे ओवरफिटिंग को कम करना है, इसके लिए हमें यूज करते हैं बैगिंग। तो यहाँ इसका आंसर है रिड्यूस द ओवरफिटिंग, ये ऑप्शन। और यहाँ पे फिर समझते हैं on bootstrap multiple by aggregating the output of several model bagging have to decrease the variance अगर कम होगा तो ओवरफिटिंग जो होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि हम समझे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा बायस वैल्यू कम होगा और वेरिएंस वैल्यू बढ़ेगा। जैसे ही वेरिएंस वैल्यू बढ़ेगा ओवरफिटिंग भी बढ़ेगा। तो वेरिएंस कम करने के लिए बैगिंग के यूज डिग्री द वेरिएंस ऑफ द फाइनल मॉडल मेक इट लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग। और एडवांटेज भी क्या होता है बैगिंग का? रिड्यूस द ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल, हैंडल हायर डायमेंशन ऑफ द डेटा वेरी वेल एंड मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द मिसिंग डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस पहला ऑप्शन, रिड्यूस द ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके आप लोग बताना कि जो आप लोग को आंसर रॉन्ग लग रहा है या किसी में डाउट लग रहा है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव सेशन के लिए फिल कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूँ। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा
और गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें बहुत मेहनत लग रहा है आप लोग के लिए, स्लाइड बनाना, फिर उससे से डिटेल एक्सप्लेनेशन डालना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी लाऊंगा टाइम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है? तो प्रोन टू ओवरफिटिंग एंड रिक्वायर केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स। अब लोग स्लाइड देख लेना, इसमें डिटेल में दे रखा है। तो रिड्यूस ओवर फिटिंग यहाँ पे हो जाएगा प्रोन टू ओवर फिटिंग हो जाएगी, इट प्रोन टू ओवर फिटिंग हो जाएगा। तो आंसर हो गया बी। तो गाइज हमारे यहाँ पे ये वीडियो का सारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो जो भी आपके दोस्त इस कोर्स को रजिस्टर किए होंगे एनपीटीईएल पे। ये मशीन लर्निंग फॉर क्रॉप सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट का कोर्स है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इसका स्लाइड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।